नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे कोचिंग संस्थान के संस्थापक कैलाश जी अडानिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लॉकडाउन के समय में इन ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलाने का थोड़ा सा जो प्रयास किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवीन आमेटा और मैं आपको इंग्लिश का बेसिक से लगाकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। अब कोई भी जो भाषा होती है उस भाषा की मुख्य इकाई होती है उसकी वर्णमाला, और इसी प्रकार से हमारी अंग्रेजी भाषा के अंदर भी इसकी वर्णमाला है, जिसको हम अल्फाबेट नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले सभी विद्यार्थी गलती यहीं पर करते हैं कि अंग्रेजी के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं। अंग्रेजी में कोई अल्फाबेट्स नहीं होते, केवल वर्णमाला होती है जो कि एक ही होती है। उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या 26 होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कि अल्फाबेट किसी भी भाषा का एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आगे अपन बात करते हैं अपने अल्फाबेट की या लेटर्स की। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, जो कि दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार से उनको लिखा जाता है। एक तो कैपिटल लेटर्स के अंदर और दूसरा स्मॉल लेटर्स के अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए कैपिटल लेटर्स में और इसी के साथ ये ए जो लिखा हुआ रेड पेन से वो स्मॉल लेटर में। इस प्रकार से 26 लेटर को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इन 26 लेटर्स के अंदर जो हम इनका डिवाइडेशन करेंगे वो मुख्य रूप से दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब अंग्रेजी भाषा के अंदर 5 वोवेल होते हैं, जिसमें सबसे पहले ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा जो वोवेल होगा अपना यू होगा। तो 5 वोवेल होते हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ए, ई, आई, ओ और यू। 26 लेटर्स में से 5 वोवेल को निकाल दिया जाए तो शेष बचने वाले 21 जो लेटर्स होंगे वो अपने कॉन्सोनेंट होंगे, व्यंजन जिनको बोला जाता है। और दोनों का ही मिलान करेंगे तो टोटल लेटर्स होंगे 26। ये कुछ बेसिक से जो उदाहरण थे वो मैंने आपको बताया कि 5 वोवेल होते हैं, 21 उसके दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं और टोटल मिलाकर लेटर्स की संख्या होती है 26। अब इन लेटर्स का काम क्या होता है, वोवेल का काम क्या होता है? तो वोवेल तो यही कह सकता हूं कि वोवेल के बिना किसी भी लेटर्स को बोला या उच्चारण उसका किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि हम हिंदी के अंदर भी पढ़ते हैं तो ये क जिसको हम क बोलते हैं, लेकिन इसका डिवाइडेशन करें और इसका वास्तविक रूप लिखे, क के नीचे हलंत प्लस ए, तो इस लेटर्स को हम बोलने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी नहीं बोला जा सकता। बिना ए की मदद के इसको नहीं बोला जा सकता। इसी कारण से मैं ये कह सकता हूं कि वोवेल के बिना कॉन्सोनेंट को हम नहीं बोल सकते। अब लेटर्स का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ये इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड, इसका निर्माण करता है, शब्द का। लेटर्स जो होते हैं वो शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स का मुख्य कार्य होता है एक शब्द का निर्माण करना, वर्ड का। अब वर्ड की परिभाषा क्या होती है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो, आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। 3 जो है लेटर्स वो मैं प्रयोग में लेता हूं, DOG, डॉग। और इस डॉग का मतलब होता है कुत्ता, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद में इन्हीं 3 शब्दों से मैं एक शब्द और बनाता हूं, GOD, गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान। और इन्हीं 3 शब्दों का उपयोग लेते हुए मैं एक शब्द और बनाना चाहता हूं, OGD। इसमें भी 3 लेटर्स है, 1 2 3। इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 3 ही लेटर्स अपने प्रयोग में लिए और वो सेम लेटर है। लेकिन हमें जैसे कि पता है DOG, डॉग का मतलब कुत्ता होता है, इसका एक कंप्लीट अर्थ आ रहा है, तो ये आपका एक शब्द हो गया। GOD, गॉड, गॉड का मतलब भगवान होता है और भगवान, इसका भी एक कंप्लीट अर्थ आ रहा है, तो ये भी आपका एक शब्द हो गया। लेकिन OGD, जैसा कि हमें इसका कोई मतलब पता नहीं है, कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो इसको हम शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए हम मुख्य रूप से गलती ये करते हैं, अपन परिभाषा बोलते समय ये कहते हैं कि a group of letters is called a word। ये बिल्कुल गलत परिभाषा होगी। उसकी परिभाषा सही ये होगी कि a group of letters
which has a meaning is called a word. अब शब्द के बाद में हम आगे की इकाई की ओर चलेंगे, तो शब्द के बाद में आगे की इकाई आती है अपने सेंटेंस। अब ये सेंटेंस किसे कहते हैं? यहां पर भी हम गलती करते हैं, कहते हैं कि शब्दों का समूह उसे एक वाक्य कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी वही गलती होगी, क्योंकि शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ प्रकट होता हो, एक कंप्लीट सेंस होता हो, वही एक सेंटेंस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में लिखता हूं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह, वर्ड्स का समूह जिसका एक अर्थ प्रकट होता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम इज गोइंग टू टेम्पल। एग्जाम्पल है अपना, राम इज गोइंग टू टेम्पल। इसमें पहला शब्द ये हो गया राम, दूसरा इज, तीसरा गोइंग, टू, टेम्पल। ये सब अलग अलग प्रकार के शब्द मिलकर एक सेंस निर्माण करे, एक अर्थ बता रहे हैं। इसी कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे लिख दे, टू इज गोइंग टेम्पल राम, वही शब्दों का प्रयोग मैंने दूसरे सेंटेंस में भी किया है, लेकिन मैंने इसका क्रम ध्यान में नहीं रखा। अब क्रम ध्यान में नहीं रखा तो यह वाक्य हमें एक कंप्लीट सेंस प्रदान नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इसीलिए परिभाषा यही होगी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस, कि शब्दों का समूह जो एक अर्थ देता हो वही सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि हम अभी हमने सेंटेंस जो पढ़ा, उससे हमें पता चला कि मुख्य रूप से सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास वर्ड्स की आवश्यकता होती है, और इंग्लिश के अंदर ये वर्ड जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 प्रकार के कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। पहला होता है नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा शब्द होता है अपना वर्ब, क्रिया। चौथा जो शब्द होगा एडजेक्टिव, विशेषण। पांचवा शब्द होगा अपना एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा शब्द होगा प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। सातवां शब्द होगा कंजंक्शन, इनको कहते हैं योजक शब्द। और आठवां जो अंतिम शब्द होगा वो होगा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। आठ प्रकार के ये मूल रूप से शब्द होते हैं। पहला नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और इन्हीं 8 ही प्रकार के शब्दों को हम एक नाम में कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही हमारा इंग्लिश का टॉपिक जो है वो शुरू होने वाला है, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, तो 8 प्रकार के ये शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों से पूरा एक सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसा कि 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं, उसमें पहला शब्द होता है अपना नाउन, और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है ये संज्ञा? तो संज्ञा के लिए मैं एक ही सेंटेंस काम में लूंगा कि नेम ऑफ एवरीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी का कुछ भी अगर कोई नाम है तो वो संज्ञा कहलाएगी। और इन संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें पहला होता है
प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन जो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथी होती है मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये संज्ञा जो होती है मूल रूप से 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। जैसा कि दोस्तों 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रॉपर नाउन होगा, कौन सा कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी इजी परिभाषा जो आपकी अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई विशेष नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम जिसको हम उसी नाम से जानते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे दोस्तों एक पूरी क्लास बैठी हुई है और उस क्लास में से मैं कहता हूं कि राम खड़ा हो जा, तो उस क्लास में जो भी 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से कौन खड़ा होगा? राम नामक एक लड़का, ठीक है ना। तो उसी को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन क्योंकि वो उस व्यक्ति का विशेष नाम हो गया। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कि राम एक नाम है, आशा, आसिंद, इस प्रकार के नाम जो होंगे वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि आसिंद भी एक जगह का मुख्य नाम है। जैसे पूरे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको पूछते हैं कहां से हो, तो आपका आंसर होता है आसिंद से, क्योंकि ये इस जगह का एक निश्चित नाम है, एक विशेष नाम है। तो इस प्रॉपर नाउन की परिभाषा में हम यही कह सकते हैं किसी का भी कोई विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसी प्रकार से आगे प्रॉपर नाउन के आगे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो यहां पर तो एक नाम से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा था, लेकिन कॉमन नाउन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक नाम को बोलने से अगर पूरी या जाति या समुदाय का अगर बोध होता हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि पूरी एक क्लास बैठी हुई है, उसी क्लास के अंदर वही 20-25 बच्चे बैठे हैं, उनमें जाकर मैं कहता हूं कि गर्ल्स खड़ी हो जाओ, तो उस क्लास में अब खड़े कौन होंगे? जो भी लड़कियां होगी वो सारी की सारी खड़ी हो जाएगी। मैंने कितने नाम लिए? एक नाम लिया गर्ल्स, लेकिन उस एक नाम से पूरी जाति का बोध हो रहा, जितने भी लड़कियों का जो समुदाय है वो खड़ा हो रहा है। तो एक नाम को बोलने से अगर पूरी जाति या समुदाय का बोध होता हो तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि लोयन, अब लोयन का कोई विशेष नाम नहीं होता है। शेर, बिग शेर एक खतरनाक जानवर है, तो कौन सा शेर खतरनाक है? जो मैंने टीवी में देखा वो, या जो आपने जंगल में देखा वो, किसी का कोई विशेष नाम नहीं। शेर मतलब पूरी एक जाति का वो बोध कराता है। इसी प्रकार से गाय एक पालतू जानवर है, काऊ इज एन होली एनिमल, एक पवित्र जानवर है। तो क्या हो गया? काऊ जो है वो एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो इसमें हम सिंपल सी परिभाषा यह दे सकते हैं, किसी भी एक नाम को बोलने से पूरी जाति का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसी कड़ी में आगे अपन चलेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है?
तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को तो अपने समझा कि एक नाम को बोलने से अगर एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन के अंदर अपन ये देखा कि एक नाम को बोलने से अगर पूरी जाति या समुदाय का बोध होता हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो नाम से ही हमें पता चलता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन मिलकर, अलग अलग नाम के लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और उस समूह का जो नाम कहलाता है वो हमारे कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आता है। जैसे मैं एक लेता हूं आर्मी, सेना। अब सेना में बहुत सारे राम, श्याम और अलग अलग प्रकार के नाम के अलग अलग लोग होते हैं, व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, लेकिन उनका पूरे पूरे एक समूह का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? आर्मी, कलेक्टिव नाउन होगा। इसी प्रकार से क्लास, फैमिली, परिवार में भी अलग अलग नाम के लोग रहते हैं, लेकिन उनका पूरे का ग्रुप जो होता है वो एक फैमिली के रूप में कहलाता है। तो इसकी परिभाषा के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉपर नाउन मिलकर एक समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी कड़ी में आगे देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है दोस्तों? जो भी जितने भी प्रकार के पदार्थ है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उन पदार्थों का नाम जो होता है वो मटेरियल नाउन की श्रेणी में आता है। जैसे कि गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, ऑक्सीजन, जो कि गैस का नाम है। तो सभी प्रकार के पदार्थों के नाम मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। फिर पांचवा और अंतिम जो नाउन है वो अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन सब को हमने पढ़ा। इन सब के बारे में अलग अलग चीजें, अलग अलग जिनका नाम होता है उनको हम इनके अंदर डिवाइड किया उनको अपन ने। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो मेरा एक ही इसकी परिभाषा है कि ये जितने भी चार नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, इन सब को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जाता है, केवल हम इसको फील करते हैं। जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, ब्रेवरी, बहादुरी, कोल्डनेस, ठंडाई। इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति आता है आपके सामने, कपड़े वगैरह फटे हुए, उसके पास कुछ है नहीं, तो आप उसको देखकर दया भाव से क्या कहेंगे कि यार ये व्यक्ति बहुत गरीब है। अब ये गरीबी का आपको पता कैसे चला? उसकी वेशभूषा को देखकर आपने महसूस किया कि ये व्यक्ति गरीब है। इसी प्रकार से एक लड़का जा रहा था और 5-7 लड़के उससे लड़ने लग गए और वो लड़का 5-7 को पीट देता है, उनसे जीत जाता है, तो अपन क्या कहेंगे? यार ये लड़का बहुत बहादुर है। अब वो बहादुरी का पता कैसे चला? जब उसने उसके प्रति रिएक्ट किया, उसने बताया और वो अपने उस चीज को महसूस किया, बहादुरी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अलग अलग तरीके से नाउन में डिवाइड होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको ये समझ में आया हो और अगर आप अपने मित्रों को बताना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशन जानने के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।